देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश मुख्य रूप से 12वीं सदी में हुआ, जब गजनवी सम्राट बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था। ये बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों का एक बड़ा केंद्र था और कहा जाता है कि कई पुस्तकालय और ज्ञान का भंडार जल गया था। हेलो याई, आप कैसे हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धन्यवाद। आप कैसे हैं? आपका दिन कैसा चल रहा है? तो आज हम आपसे बात करने वाला है बिहार के इतिहास के बारे में। तो आप बिहार का इतिहास की जानकारी पूर्ण तरीका से दीजिएगा ताकि हमारे ऑडियंस को सुनने में अच्छा लगे। हाँ बिल्कुल। तो बिहार के इतिहास काफी समृद्ध और पुराना है। ये मगध साम्राज्य का केंद्र रहा है, जो भगवान बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों का भी स्थल था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य जैसे महान राजवंशों ने भी बिहार में राज किया। आधुनिक समय में बिहार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी एक अहम भूमिका निभाई है। बिहार की स्थापना कब हुआ और किस लिए हुआ था, ये हमको थोड़ा डिटेल में बताइएगा। हाँ, देखिए, बिहार की स्थापना को हम आधुनिक प्रशासनिक रूप में 1912 में मान सकते हैं, जब बिहार और उड़ीसा, तब बिहार उड़ीसा बंगाल से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत बना। लेकिन ऐतिहासिक रूप से बिहार का नाम पहले से ही मगध साम्राज्य और अन्य प्राचीन राज्यों से जुड़ा हुआ, जो धार्मिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गए। तो ये 1912 में जब बिहार मतलब कि जो बंगाल से अलग हुआ था, तो उस समय बिहार क्या था? अच्छा सवाल। जब 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ, तब ये एक स्वतंत्र प्रांत बन गया था, जिसमें आधुनिक बिहार और उड़ीसा दोनों शामिल। उस समय राजधानी बनी और प्रशासनिक रूप से ये बिहार के विकास का एक बड़ा चरण। मतलब कि जो बंगाल से बिहार अलग हो करके ही विकास हुआ है या उससे पहले अच्छा विकास हुआ है? हाँ, देखिए, बिहार का इतिहास बहुत पुराना है और बंगाल से अलग होने से पहले भी बिहार का एक बहुत अहम स्थान था, खासकर मगध साम्राज्य के समय। लेकिन 1912 के बाद जब ये अलग हुआ, तो प्रशासनिक रूप से और आधुनिक विकास के लिए बेहतर आधार मिला, जिससे बिहार ने शिक्षा, उद्योग और बुनियादी ढांचे के मामले में तेजी से प्रगति। जब 1912 में बिहार का मतलब कि जो करेंसी किया था और अभी किया है। हाँ, 1912 में जब बिहार एक अलग प्रांत बना, तो उस समय प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से बदलाव हुआ था, लेकिन मुद्रा यानी करेंसी का सीधा बदलाव अलग से नहीं हुआ। भारत में मुद्रा नीति तो ब्रिटिश काल में ही चलती थी और उसके बाद भी भारतीय रिजर्व बैंक के गठन के साथ 1935 में करेंसी का केंद्रीकरण हुआ। तो बिहार में भी करेंसी का बदलाव और विकास भारत के व्यापक आर्थिक ढांचे का हिस्सा। जिस समय बिहार बंगाल से अलग हुआ था, उस समय बिहार का सीएम कौन था? जब बिहार 1912 में बंगाल से अलग हुआ, तो पहले मुख्यमंत्री का पद स्थापित नहीं था, क्योंकि शुरुआत में बिहार का प्रशासन सीधे ब्रिटिश इंडिया में था। लेकिन बिहार के लिए पहली बार मुख्यमंत्री का पद 1946 में बना, जब बिहार स्वतंत्र प्रांत के रूप में एक पूर्ण राज्य बना और श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री। बिहार में जब फर्स्ट मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बना, तो तब से अब तक बिहार में क्या क्या विकास हुआ है और क्या क्या अभी तक में मतलब कि जो विकास होना चाहिए और वह नहीं हुआ? हाँ, जब श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने, तब से बिहार में शिक्षा, उद्योग और बुनियादी ढांचे में काफी बदलाव आया। उदाहरण के लिए, पटना से लेकर ग्रामीण इलाकों तक शिक्षा का विस्तार हुआ, सड़कों का नेटवर्क बना और बाद में औद्योगिक विकास की भी कोशिश हुई। लेकिन अभी भी बहुत चुनौतियां हैं, जैसे शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और औद्योगिक निवेश की कमी। अभी भी बिहार को बुनियादी ढांचे, रोजगार के अवसरों और समग्र आर्थिक विकास में बहुत कुछ करना बाकी। जिस समय बिहार का स्थापना हुआ उस समय और अभी जो 2026 चल रहा है, इस समय बिहार का क्या अंतर? देखिए, 1912 से लेकर अब तक बिहार का भूगोल, जनसंख्या और आर्थिक स्थिति काफी बदली है। उस समय बिहार मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर था, लेकिन अब बिहार में शिक्षा, सेवा क्षेत्र और कुछ हद तक औद्योगिक विकास भी हुआ है। हालांकि अभी भी बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में एक है और यहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी चुनौतियां अभी भी बनी। ये जितना दिन हुआ है बिहार को अलग हुआ, उतना दिन में दूसरा स्टेट तो बहुत मतलब कि जो आगे बढ़ गया और बिहार आगे नहीं बढ़ा है। इसका मुख्य कारण क्या है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। बिहार का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया, जिसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण शायद कमजोर प्रशासन, भ्रष्टाचार और औद्योगिक निवेश की कमी रही। साथ ही ज्यादातर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भरता, कम औपचारिक रोजगार के अवसर और शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार होने चाहिए थे, वो भी समय पर नहीं हुए। इन सब वजहों से बिहार अपेक्षाकृत पीछे रहे। देखिए, सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र बिहार से ज्यादा भी दूसरे जगह पर है। हाँ बिल्कुल, कई दूसरे राज्यों ने जैसे गुजरात, महाराष्ट्र या कर्नाटक ने औद्योगिक और शहरी विकास में काफी तेजी दिखाई है, जबकि बिहार में अभी भी ज्यादातर लोग कृषि और परंपरागत रोजगार से जुड़े हुए हैं। इसीलिए शहरीकरण और औद्योगिकरण की कमी ने बिहार को थोड़ा पीछे रखा है, जबकि बाकी राज्यों ने उस दिशा में काफी। बिहार को अगर प्रगति करके हम फर्स्ट नंबर पर लाना चाहेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा और कैसे होगा ये? देखिए, अगर बिहार को सबसे आगे लाना है, तो सबसे जरूरी है कि बुनियादी ढांचे पर बड़ा निवेश हो, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें और बिजली। साथ ही औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना होगा ताकि रोजगार के नए अवसर बने। इसके अलावा प्रशासन में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर सख्ती और युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने से भी बड़ा बदलाव आएगा। देखिए, अभी जब युवा कोई बात करता है बिहार में, तो उस पर मतलब कि जो अन्याय उसके साथ होने लगता है, तो जब ये होने लगता है तो उसके आगे फिर कैसे?
हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है। जब युवाओं को अवसर और बराबरी नहीं मिलती तो उनका उत्साह टूट जाता है और वे पलायन या निराशा का शिकार हो जाते हैं। इसे सुधारने के लिए जरूरी है कि शिक्षा और करियर गाइडेंस के मजबूत प्लेटफॉर्म्स बने ताकि उन्हें सही दिशा और अवसर मिले, और साथ ही सामाजिक भेदभाव को भी कम करना हो। हम देख रहे हैं जो बिहार में जो शिक्षित व्यक्ति है वो मतलब कि जो बहुत संघर्ष कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जिसके पास पैसा है वह को या पावर है वह मतलब कि जो बिना कोई संघर्ष किए आगे बढ़ जाता है, तो उस पर हम कैसे तब फिर विचार करें। हाँ, ये असमानता वास्तव में बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए जरूरी है कि नीतियों में पारदर्शिता आए और योग्य प्रतिभाशाली लोगों को बिना किसी भेदभाव के अवसर मिले। साथ ही सरकार को और निजी संस्थानों को स्किल डेवलपमेंट, आर्थिक सहायता और समान अवसरों की गारंटी पर जोर देना होगा ताकि शिक्षा और मेहनत का सही फल मिल सके। तो इस पर कैसे हम बात करेंगे या क्या करेंगे जो मतलब कि जो ये अच्छा हो पाए। देखिए, बात शुरू करने के लिए हम सामुदायिक मंचों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्थानीय युवा संगठनों, कॉलेजों या एनजीओ के जरिए जागरूकता फैलाना। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा, लेख और वीडियोस के जरिए भी लोगों को जोड़ सकते हैं। इसके अलावा हम स्थानीय नेता, अधिकारियों और नीति निर्धारकों से सीधे संवाद करके भी बदलाव की मांग कर सकते हैं। आपको ये लगता है जो मतलब कि जो युवा सब जब एक जगह हो जाएगा तो बदलाव हो पाएगा? हाँ बिल्कुल, जब युवा एकजुट होकर आवाज उठाते हैं तो बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि उनकी आवाज में जो ऊर्जा और नयापन होता है वो नीतियों को, निर्धारकों को भी प्रभावित करता है। जब वो अपनी जरूरतें, सपने और समस्याएं खुलकर बताते हैं तो समाज और राजनीति दोनों में बदलाव की संभावनाएं बढ़ जाती। तो अभी आप तो देखे होंगे जब सभी युवा रोड पर आया था तो वो न्यूज आप शायद देखे होंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने वो खबर देखी थी जब युवा सड़कों पर उतरे थे और उनकी मांगे काफी जोरदार तरीके से सामने आई थी। वो दिखाता है कि जब लोगों को एक साझा मकसद मिलता है तो वो समाज में सच्चे में बदलाव ला सकते हैं। तो उसका मांग तो अभी तक नहीं मिला है और युवा पर लाठी चार्ज भी हुआ और मतलब कि उसको जेल हुआ, अब उसका जिंदगी भी बर्बाद हो गई। हाँ, ये सच में बहुत दुखद है। जब मांगे सुनवाई नहीं होती और युवाओं के साथ हिंसा होती है तो उनका भविष्य सच में प्रभावित हो जाता है। हमें इस बात पर जोर देना होगा कि सरकारें और संस्थान उनके साथ सुनवाई और न्याय सुनिश्चित करें ताकि उनकी आवाजें बेकार न जाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना। लेकिन हम तो अभी आपसे बात कर रहे थे बिहार के इतिहास के बारे में, तो अभी आप जो बीता है वो बताने लगे, तो हमको इतिहास को थोड़ा बताइए। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए बिहार के इतिहास पर वापस आते हैं। बिहार, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, प्राचीन काल से ही एक बड़ा केंद्र रहा है। मगध साम्राज्य जो वैशाली, नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालयों का घर था, यहीं से था। बाद में गुप्त और मौर्य साम्राज्य ने भी बिहार को एक शक्ति केंद्र बनाया। अभी जो आप विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, ये नालंदा विश्वविद्यालय, इसको ध्वस्त करने का कारण क्या था बिहार? देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश मुख्य रूप से 12वीं सदी में हुआ जब गजनवी सम्राट बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था। ये बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों का एक बड़ा केंद्र था और कहा जाता है कि कई पुस्तकालय और ज्ञान का भंडार जल गया था। ये वास्तव में पूर्व विश्व के लिए एक बड़ा नुकसान था क्योंकि नालंदा ज्ञान का एक अद्भुत केंद्र। तो बिहार के बारे में मतलब कि जो जब बिहार की जीडीपी सबसे ज्यादा था तो उस समय बिहार क्या था? देखिए, बिहार की अर्थव्यवस्था का सबसे ज्यादा महत्व प्राचीन समय में था, खासकर मगध साम्राज्य के दौर में, जब ये भारत का एक प्रमुख आर्थिक और वाणिज्य केंद्र था। लेकिन औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन ने बिहार की अर्थव्यवस्था को काफी हद तक पीछे धकेल दिया था। आज भी बिहार की जीडीपी देश में कम है, लेकिन हाल के दशकों में सुधार की कोशिशें जोर पकड़ रही हैं, खासकर सेवा और कृषि क्षेत्रों। एक समय था जब बिहार की जीडीपी सबसे ज्यादा था। हाँ बिल्कुल, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य के समय बिहार की अर्थव्यवस्था पूरे उपमहाद्वीप में सबसे अधिक थी। मगध वाणिज्य, कला, शिक्षा और राजनीतिक रूप से केंद्र बना हुआ था और उस समय गोल्डन पीरियड माना जाता है जब बिहार का बहुत बड़ा असर। तो उस समय बिहार की जीडीपी लगभग कितना था और अभी घट करके कितना हो गया है? देखिए, प्राचीन समय में जीडीपी का सटीक आंकड़ा तो नहीं मिलता क्योंकि उस समय आर्थिक गणना आधुनिक तरीके से नहीं होती थी, लेकिन ये माना जाता है कि मगध साम्राज्य के दौरान बिहार पूरे उपमहाद्वीप की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा था। आज 2026 में बिहार की जीडीपी देश की कुल जीडीपी में एक अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा है और ये देश के कम जीडीपी वाले राज्यों में गिना जाता है। तो आप बिहार के बारे में मतलब एक महत्वपूर्ण पॉइंट ऐसा बता दीजिए जो सबको सुन करके अच्छा लगे। जरूर। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि बिहार हमेशा से ज्ञान और शिक्षा का केंद्र रहा है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों ने दुनिया भर के छात्रों को ज्ञान दिया। आज भी अगर बिहार शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़े तो ये पूरे देश और दुनिया में एक सकारात्मक उदाहरण बन सकता है। तो गाइस, सुन लिए बिहार के बारे में क्या सब अभी बताया, और ऐसे ही वीडियो हम रोज लाते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।